यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 811 सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु जा रही एक सामान्य उड़ान थी। सभी यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठकर फ्लाइट का आनंद ले रहे थे और फ्लाइट अटेंडेंट्स विमान में खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन कैसे एक सामान्य उड़ान एक दुखद हादसे में बदल गई। उड़ान के कुछ ही मिनटों के बाद विमान में हुआ एक तेज धमाका, जिससे आसमान गूंज उठा। अपने पैरों के नीचे खुला आसमान देख यात्रियों के साथ साथ कैबिन क्रू की भी जान निकल गई। सबकी आंखों के सामने एक एक कर 9 पैसेंजर्स विमान से बाहर खींचे चले गए। तेजी से बेकाबू होते विमान को कंट्रोल करने के लिए पायलट जी जान से कोशिश कर रहे थे। क्या इस विमान को पायलट सही सलामत उतार पाए? क्या इस विमान पर कोई आतंकी हमला या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? अमेरिकन इतिहास के इस सबसे खतरनाक और अजीब हादसे के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। द फैक्ट फाइल्स की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 24 फरवरी 1989 हवाई का होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात के लगभग 12:40 पर यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 811 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर जाने की तैयारी कर रही थी और अपनी उड़ान के दौरान इस फ्लाइट को रास्ते में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में रुकना था। बोइंग 747-122 का यह विमान 3 नवंबर 1970 को यूनाइटेड एयरलाइंस को दिया गया था। अपनी 18 साल की सर्विस में इस विमान ने अब तक कुल मिलाकर 58,814 हवाई घंटों की यात्रा पूरी की थी और इससे पहले ये विमान किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ था। और ये ही नहीं, अपनी इस उड़ान से कुछ देर पहले विमान लॉस एंजलिस से उड़कर होनोलुलु आया था और अपनी इस उड़ान के दौरान प्लेन में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं थी। और अपनी अगली उड़ान के लिए इस प्लेन में होनोलुलु से नए पायलट और कैबिन क्रू को नियुक्त किया गया था। यहाँ से विमान की जिम्मेदारी 59 वर्षीय कैप्टन डेविड क्रॉनिन को दी गई और उनके साथ 48 वर्षीय को पायलट ग्रेगरी एलन सलेडर और 40 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर रेंडाल थॉमस भी सवार थे। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि डेविड क्रॉनिन एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे, जिन्होंने अब तक 28,000 घंटों की फ्लाइट पूरी की थी और इस तरह के बोइंग 747 विमान को उड़ाने के लिए भी कैप्टन के पास 1600 घंटे का खास अनुभव था। इस उड़ान के लिए फ्लाइट में 15 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। कुल मिलाकर उस दिन फ्लाइट में 18 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 337 पैसेंजर सवार थे। अपने निर्धारित वक्त से लगभग 3 मिनट लेट सुबह के लगभग 1:30 पर फ्लाइट 811 ने बोर्डिंग गेट से एग्जिट प्रोसेस को शुरू किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार ये देरी विमान के एग्जिट डोर 5L में लगी हुई इमरजेंसी स्लाइड को लॉक करने के कारण हुई। इसके साथ साथ प्लेन में कुछ नए पैसेंजर्स के सवार होने के कारण भी बोर्डिंग प्रोसेस में कुछ देरी हुई। पैसेंजर कैबिन और कार्गो एरिया के सभी डोर्स बंद होने के बाद जब सभी डोर्स की वार्निंग लाइट्स बंद हो गई तो एक एक कर पायलट ने सभी चारों इंजनों को स्टार्ट किया। रोल ऑफ प्रोसेस को पूरा कर टैक्सीवे से होता हुआ प्लेन धीरे धीरे रनवे 8R पर पहुंचता है और रनवे पर पहुंचने के बाद सुबह के 1:52 पर फ्लाइट 811 होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के लिए उस दिन कैप्टन फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर सभी कंट्रोल पैनल्स और सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे थे। टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही अपने नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार क्लाइंबिंग थ्रस्ट पावर को कंट्रोल करने के लिए प्लेन की ऑक्सिलरी पावर यूनिट को बंद कर दिया गया। ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में APU भी कहा जाता है, आमतौर पर यह प्लेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को पावर सप्लाई करता है। फ्लाइट क्रू के अनुसार टेक ऑफ और क्लाइंब के दौरान फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था और कॉकपिट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या वार्निंग लाइट्स नहीं शो हो रही थी। हालांकि प्लेन में लगे वेदर रडार सिस्टम पर पायलट को कुछ हल्के फुल्के थंडरस्टॉर्म की जानकारी मिल रही थी, जो इस फ्लाइंग रूट पर एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन फिर भी जैसे हर एयरलाइन आमतौर पर करती है, पायलट किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए प्लेन का रास्ता बदल देते हैं और थंडरस्टॉर्म के बाहर से प्लेन को ले जाते हैं। लेकिन फिर भी आसपास मौसम खराब होने के कारण प्लेन में हल्के फुल्के टर्बुलेंस के झटके महसूस हो रहे थे, जिसके कारण कैप्टन ने सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाए रखने के निर्देश दिए। टेक ऑफ के लगभग 17 मिनट बाद
जब प्लेन 22,000 और 23,000 फीट के बीच उड़ान भर रहा था, तभी अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और एक बड़े झटके के साथ प्लेन तेजी से हिलने लगता है। असल में ये प्लेन के सामने के हिस्से में लगे कार्गो डोर के टूटने का धमाका था। कार्गो डोर इतनी तेजी के साथ टूटा कि अपने साथ साथ उसने पैसेंजर कैबिन के बहुत बड़े हिस्से को ही उखाड़ फेंका, जिसके कारण पैसेंजर कैबिन के दाएं हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। 30,000 फीट की ऊंचाई पर हवा के तेज दबाव के कारण रो नंबर जी और एच के बीच की लगभग 10 सीटें उखड़कर प्लेन से बाहर जा गिरी और उन सीटों के साथ साथ प्लेन में बैठे हुए 9 पैसेंजर्स भी आसमान में कहीं खो गए। अपनी आंखों के सामने ही अपने साथ बैठे यात्रियों को मौत के मुंह में जाते हुए देख सभी यात्री बहुत ज्यादा घबरा गए। उस वक्त बिजनेस क्लास में काम कर रही एक एयर होस्ट्रेस मेस बुलू ने बड़ी ही मुश्किल से एक सीट को पकड़कर अपनी जान को बचाया। कैबिन में अचानक हुए इस छेद और डीकम्प्रेशन के कारण एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट लॉरा ब्रेंट बड़ी मुश्किल से फ्लाइट डेक की सीढ़ियों को पकड़कर अपने आप को बचा पाई। रात के अंधेरे में 30,000 फीट की ऊंचाई पर उस वक्त प्लेन में सफर कर रहे सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए यह मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहीं कॉकपिट में अपने होश संभालते हुए पायलट ने अपने अपने ऑक्सीजन मास्क लगा लिए ताकि वो ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस लेकर प्लेन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन उस धमाके के कारण प्लेन में लगे हुए इमरजेंसी ऑक्सीजन यूनिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही टूटकर प्लेन से अलग हो गया था, जिसके कारण पायलट को ऑक्सीजन मास्क से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। ये सब देखते हुए पायलट तुरंत ही बड़ी तेजी से प्लेन को नीचे लाने लगे ताकि कम ऊंचाई पर भी ऑक्सीजन मास्क के बिना भी सांस लिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने प्लेन को तेजी से 180 डिग्री के एंगल पर मोड़कर तुरंत ही वापस प्लेन को होनोलुलु एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। प्लेन के पायलट्स को यही बार बार लग रहा था कि शायद प्लेन में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण उनका बचना अब मुश्किल है। लेकिन बड़ी ही बहादुरी के साथ दोनों पायलट अभी भी पूरी जी जान के साथ प्लेन और उसमें बैठे हुए सभी लोगों की जान बचाने के लिए हिम्मत से प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ऐसे हालात में किसी भी इंसान का हिम्मत हार जाना मुमकिन है। लेकिन ये सब पायलट की बहादुरी और ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि मौत को सामने देखकर भी वो अपने फर्ज को निभा रहे थे। पायलट ने तुरंत ही एटीसी टावर को कांटेक्ट कर उन्हें प्लेन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जानकारी दी और मेडे का अनाउंसमेंट कर दिया। आमतौर पर पायलट उसी हालत में मेडे का अनाउंसमेंट करते हैं जब प्लेन किसी बहुत बड़े दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसका बचना काफी मुश्किल होता है। प्लेन में आई इस इमरजेंसी को जानते ही एटीसी तुरंत ही पायलट को होनोलुलु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दे देते हैं। एटीसी पायलट से प्लेन के मौजूदा हाइट के बारे में पूछते हैं तो पायलट कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, बस प्लेन तेजी से नीचे आ रहा है। शायद प्लेन का इंजन नंबर 3 फेल हो चुका है। असल में कार्गो डोर में हुए तेज धमाके की वजह से प्लेन के कुछ टुकड़े इंजन नंबर 3 और 4 में जाकर टकरा गए थे, जिसके कारण इंजन को बहुत नुकसान हुआ था और वो बहुत मुश्किल से प्लेन को पावर दे रहा था। अब एक बार कॉकपिट में बहुत सारे वार्निंग अलार्म बजने लगे, जिसने पायलट्स की परेशानी को और बढ़ा दिया था। कैप्टन ने तुरंत ही इन सभी वार्निंग अलार्म्स को बंद कर दिए ताकि वो पूरा ध्यान प्लेन की लैंडिंग की तरफ लगा सके। प्लेन अभी भी तेजी के साथ दाईं तरफ झुक रहा था, जिसे देखते हुए फर्स्ट अफसर तुरंत ही एटीसी को जानकारी देते हैं और प्लेन के रडार बीकॉन ट्रांसपोंडर ने 7700 का इमरजेंसी ट्रांसमीटर मैसेज रिकॉर्ड कर दिया। इस मैसेज का मतलब आसपास उड़ रहे सभी एयरप्लेन और एयरपोर्ट को ये बताना होता है कि प्लेन में बहुत बड़ी इमरजेंसी आई है। इसलिए वो सब ध्यान रखें और प्लेन के आसपास फ्लाइंग एरिया को क्लियर रखें ताकि प्लेन इमरजेंसी में लैंड कर सके। अब कैप्टन प्लेन के फ्यूल को डंप करना शुरू कर देते हैं ताकि प्लेन के वजन को कम किया जा सके, प्लेन को आसानी से लैंड कर सके। बहुत ही सावधानी के साथ दोनों पायलट धीरे धीरे प्लेन को होनोलुलु एयरपोर्ट की तरफ ला रहे थे। प्लेन के थोड़ा से कंट्रोल में आने के बाद कैप्टन फ्लाइट इंजीनियर रंडाल थॉमस को निर्देश देते हैं कि वो कैबिन क्रू को लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहें। कैप्टन फ्लाइट इंजीनियर रंडाल तुरंत ही इंटरकॉम की मदद से कैबिन क्रू को कॉल करते हैं, लेकिन हवा की तेज आवाज के कारण उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर ब्रेंडल पैसेंजर क्रू में जाकर कैबिन क्रू से बात करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉकपिट से बाहर आते हैं तो उनका पैसेंजर कैबिन का नजारा देखते ही होश उड़ जाते हैं। पैसेंजर कैबिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही गायब था और पूरे कैबिन में तेज हवाएं चल रही थी। फ्लाइट इंजीनियर रंडाल तुरंत ही कॉकपिट में वापस आकर कैप्टन को इसकी जानकारी देते हैं।
उन्हें भी यही लगता है कि ऐसा छेद किसी बॉम्ब धमाके की वजह से हो सकता है। इसके तुरंत बाद कैप्टन एटीसी को कॉल करके प्लेन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और प्लेन के एक बड़े हिस्से के गायब होने की जानकारी देते हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विस को तैयार रखने के लिए कहते हैं। अब इंजन नंबर 4 से आग की लपटें निकलने लगती हैं, जिसके बाद कैप्टन इंजन को बंद कर देते हैं। एटीसी कैप्टन को 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते रहने की सलाह देते हैं, जिसके बाद कैप्टन उन्हें बताते हैं कि उनके 2 इंजन फेल हो चुके हैं और बचे हुए 2 इंजन के सहारे ही वो उड़ रहे हैं। बहुत ही सावधानी से स्पीड को कंट्रोल करते हुए पायलट प्लेन को होनोलुलु एयरपोर्ट के रनवे के पास ले आते हैं और लैंडिंग गियर ओपन कर देते हैं। और जैसे ही कैप्टन लैंडिंग के लिए प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्लैप का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तब उनको पता चलता है कि फ्लैट सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि फ्लैप सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए प्लेन अभी भी 200 नॉट्स की स्पीड से ही उड़ रहा था, जो लैंडिंग के लिए बहुत खतरनाक स्पीड थी। और अब ऐसी हालत में कैप्टन के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। हवा में ब्लास्ट होने के लगभग 14 मिनट के बाद प्लेन आखिरकार होनोलुलु एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करता है। तेजी से डोलते हुए प्लेन के टायर रनवे से टच करते हैं और प्लेन तेजी से रनवे पर दौड़ने लगता है। इतनी तेज स्पीड पर लैंड करने के कारण प्लेन कभी भी रनवे से बाहर जाकर क्रैश हो सकता था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और सूझबूझ से पायलट्स आखिरकार प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले ही रोक लेते हैं। पैसेंजर्स के साथ साथ पूरे कैबिन क्रू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। प्लेन के रुकते ही कैबिन क्रू तुरंत ही सभी यात्रियों को प्लेन से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। कैबिन क्रू की मुस्तैदी से सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सिर्फ 45 सेकंड से भी कम समय में प्लेन से बाहर आ जाते हैं और अपने फर्ज को इतनी जिम्मेदारी से निभाते हुए सभी क्रू मेंबर्स को इसी हादसे में गंभीर चोट आती है। लेकिन फिर भी वो पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए सभी संभव कोशिश करते हैं। प्लेन से गिरे 9 यात्रियों का काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चलता और समुद्र की गहराइयों में वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। NTSB के फाइनल रिपोर्ट के अनुसार प्लेन कार्गो डोर का अचानक से खुल जाना ही इस हादसे का कारण था। प्लेन की इलेक्ट्रिक वायरिंग में आई खराबी और कार्गो डोर के कुछ गलत डिजाइन के कारण ही ये दुखद हादसा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वायरिंग में हुई एक शॉर्ट सर्किट के कारण कार्गो डोर का लॉकिंग लैच सिस्टम सही से लॉक नहीं हुआ और 30,000 फीट की ऊंचाई पर हवा के तेज दबाव के कारण कार्गो डोर एक झटके से टूटकर प्लेन से अलग हो गया। कार्गो डोर इतनी तेजी के साथ टूटा कि प्लेन के पैसेंजर कैबिन का एक बड़ा हिस्सा भी उसके साथ साथ प्लेन से टूटकर अलग हो गया। ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसलिए अपनी जांच के बाद NTSB ने सभी बोइंग 747-100S सीरीज के विमानों के कार्गो डोर को बदलने का निर्देश दे दिया। अपनी बहादुरी और फर्ज के प्रति जिम्मेदारी के कारण 1989 में सभी क्रू मेंबर्स को सेक्रेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं नई वीडियो में जल्द ही। मैं हूँ आप सबका होस्ट, आप सबका दोस्त विशाल। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।